अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 है मेरे पास और इसके मैं सेल्फ़ असेसमेंट जो है वो करवाने वाली हूँ। ये वीडियो जो है वो ऑन रिक्वेस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैं इसके सेल्फ़ असेसमेंट करवा दें, तो पेज नंबर 53 पर आ जाइएगा। सबसे पहले 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस जो है इसका आंसर बता दूँ मैं। पहला क्वेश्चन सेल्फ़ असेसमेंट का इन्होंने ये बताया है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें वो क्या कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड की जो टाइप होती है पी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू एस और एसपी काइंड्स की। ठीक है, तो जो पहला वाला क्वेश्चन है सबसे पहले इसको मार्क कर लीजिए, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है। इसको देखें, पहले तो आप इस डायग्राम से थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, ये स्फेरिकल सी शेप होती है इसकी। तो जब सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं आपस में फॉर्म होते हैं इन बिटवीन 2 एटम्स, तो ये हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एस वाले स्ट्रक्चर में सबसे मैक्सिमम हो जाती है, यानी सिग्मा बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा हो जाती है। जबकि एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड क्या होता है कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें लोब्स होते हैं पाई बॉन्ड्स में ना। तो जब पाई बॉन्ड्स के लोब्स होते हैं, जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसकी वजह से जो इसके बीच में बॉन्डिंग्स बनती हैं वो लेटरल होती है, यानी कि साइड बाय साइड होती है। एक अबव द प्लेन होगी, एक बिलो द प्लेन होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन रीजन होगा वो कुछ ऊपर होगा और कुछ नीचे होगा। तो एज अ रिजल्ट जो बॉन्ड फॉर्म होगा पाई बॉन्ड वो वीक होगा, और जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। इसको मार्क कहाँ से करेंगे आप? यहाँ से करेंगे। पहला क्वेश्चन कि पाई बॉन्ड द ऑर्बिटल हैज़ 2 रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लेकर यहाँ तक करेंगे वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पाई बॉन्ड जो है वो इसके मुकाबले में वीक है। अब सेल्फ असेसमेंट का दूसरा जो क्वेश्चन है इस पर आ जाइए। इसमें इसने आपसे कहा है कि पी टाइप की जो बॉन्डिंग होती है सिग्मा बॉन्डिंग में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की होती है। इसकी वजह भी देख लीजिए। इसकी वजह क्या होती है कि जब आप इस तरीके की बॉन्डिंग करते हैं, जैसे कि एस है या फिर एस और पी है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी होती है उसमें जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है। जबकि जब आप पी टाइप की बॉन्डिंग करते हैं तो इसमें जो है वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है उतना ज़्यादा वो वाला बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो पी टाइप में जो ओवरलैपिंग होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम एस में होगी और सबसे कम एस में होगी। तो यही वजह है कि जो पी वाला सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू एस और एस। ठीक है, अब इसको कहाँ से मार्क करेंगे? आप यहाँ से मार्क करेंगे। ये देखें, ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज से लेकर यहाँ तक करेंगे पी सिग्मा बॉन्ड तक। तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट का जो पहला पेज नंबर 54 था उसके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब मैं अपने दूसरे जो क्वेश्चन है जो दूसरे पेज पर है उसकी तरफ आ रही हूँ। पेज नंबर 56 पर अब आपके पास एक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पेपर में आने का चांस भी बहुत ज़्यादा बनता है। पेज 56 पर ये मौजूद है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है नाइट्रोजन की वो आपने बना देनी है, और इसके साथ साथ आपने इसको ये बताना है कि इसका जो बॉन्ड है वो कैसा होगा, सिंगल, डबल या ट्रिपल होगा, और साथ में आपको बताना है ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप इस पर आ जाइए। ये मैंने ये ड्रॉ करके रखा हुआ है। देखिए, एक जो नाइट्रोजन होता है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, 1s2 2s2 2p3। अब आप बनाने जा रहे हो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, इसका मतलब आपको नाइट्रोजन के 2 एटम्स लेने पड़ेंगे, हर एक में कॉन्फ़िगरेशन यही होगी। अब देखिए, जिस तरीके का स्ट्रक्चर 2s2 का बनता है एग्जैक्टली 1s2 भी वैसा ही बनता है। इस वजह से इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं दिखा रही, डायरेक्ट 2s2 दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर आ जाइए। देखें, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल 2s एक नाइट्रोजन का, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल 2s दूसरे नाइट्रोजन का। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने +½ और -½ की स्पिन के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको फिल कर दिया है। अब होता क्या है कि जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो एक बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा 2s। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, ये सिग्मा स्टार 2s बन जाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। तो ये आपका जो पहला ऑर्बिटल है 2s2, ये दोनों का फिल हो जाता है। अब हम अगले ऑर्बिटल की तरफ चलते हैं। ये होता है 2p3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, हर नाइट्रोजन के पास ये जो p ऑर्बिटल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, 1 2 3। एक नाइट्रोजन के लिए, दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी एग्जैक्टली यही होगा, 1 2 3। तो जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो px और py में फिलिंग हो जाती है। px और py में एनर्जी लेवल्स आइडेंटिकल होती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो होता है pz का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, pz से एक इस वाले से और एक इस वाले pz से आएगा, तो ये
दोनों इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा सिग्मा 2pz। तो ये तो हो जाती है आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स की यहाँ पर स्पेसिस तो खाली है मगर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं, क्योंकि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन 3 इसके और 3 इसके यहाँ फिल हो गए, तो ये वाली पूरी स्पेस में ना वो खाली चली जाएगी, ये बिल्कुल खाली शेल्स होंगे, उसको आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब आ जाइए, आपने इसे तो बना ली एनर्जी की डायग्राम कैसी है। अब ये आपसे पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा। इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो अब आपने देखना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कितने होते हैं जो कि बॉन्डिंग वाले होते हैं और जो एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं वो कितने हैं, दोनों काउंट करेंगे। ठीक है, गौर से देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से आप काउंट करेंगे। हर नाइट्रोजन में देखें s ऑर्बिटल में 2 होते हैं, ये बिल्कुल आइडेंटिकल होता है जैसे 2s का होता है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कितने बन जाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये कितने हो जाते हैं 2 4 6 7 8 और बिल्कुल 2s की तरह आइडेंटिकल 1s होगा तो ये हो जाएंगे टोटल 10। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया NB की जगह 10। ये क्या है 10 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप इसमें से माइनस करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो गौर से देखिएगा जो 1s2 है ये बिल्कुल 2s2 की तरह आइडेंटिकल होता है। 2s2 में कितने जा रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2। बिल्कुल इसी तरीके से 1s2 में भी 2 ही जाएंगे, 2 and 2 ऐड करेंगे आप कितने हो जाएंगे 4। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी जो स्पेस है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो टोटल कितना होगा 1s2 का 2 होगा और 2s2 का 2 होगा, यानी कुल मिला के 4 हो जाएंगे। ये 4 यहाँ आप लिख दीजिए। उसके बाद फॉर्मूले का 2 लगाइए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। इससे आपको पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो है ट्रिपल बॉन्ड। अब गौर से देखिए यहाँ पे कहीं पर भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं नज़र आएगा। तो अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसका मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है ये डाईमैग्नेटिक है, यानी इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट का ये भी मैंने सॉल्व कर दिया है। पेज नंबर 61 पर आ जाइएगा आप। सेल्फ असेसमेंट में इसने आपसे पूछा है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल जो है इसके हिसाब से आपको कुछ मॉलिक्यूलर शेप्स बताए गए हैं, इसको प्रेडिक्शन करनी है। तो इसको सॉल्व करके रखा है मैंने, इसको दिखा देती हूँ मैं आपको। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है ये है BF3। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे B सेंटर एटम होगा और F जो है वो तीनों तरफ होंगे, तो इनमें जो एंगल बनेगा 120 डिग्री का होगा। ये स्ट्रक्चर कहलाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये CS2 कार्बन डाइसल्फाइड का। अब यहाँ पे कार्बन जो है वो सेंटर में होगा और दोनों तरफ 2 सल्फर होंगे, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये स्ट्रक्चर होगा आपका लीनियर। अगले स्ट्रक्चर जो इस पर आ जाइए CBr4 है ये। ठीक है, टेट्रा ब्रोमो कार्बन है ये। अब इसमें कार्बन सेंटर में है और चारों तरफ इस तरीके से ब्रोमीन है। ये जो मैंने इस तरीके से डॉटेड लाइन वाला ब्रोमीन आपको शो किया ना, इसका मतलब ये बैक साइड पर आ रहा है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सा कुछ बन जाता है और इस स्ट्रक्चर का नाम ही टेट्राहेड्रल है और 109.5 डिग्री जो है ये इसका बॉन्ड एंगल होता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, इसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ मैं। पेज नंबर 67 पर आपके पास जो सेल्फ असेसमेंट है इसमें आपसे इसने 2 सवाल किए। पहले सवाल में इससे पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स विच को रिलेट बॉन्ड एनर्जी विद बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कौन कौन से वो पैरामीटर्स होंगे जो आपके ख्याल से बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी जो है उससे रिलेटेड होंगे। तो देखिए आप सीधा आ जाओगे पेज नंबर 66 पे और इसमें देखें आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे। इसमें सबसे पहली वाली बात होती है पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये पहला पैरामीटर होता है, अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, उसमें बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो इस तरह का बॉन्ड जो है जब भी बनता है तो इसकी देखिए डिसोसिएशन एनर्जी भी बहुत बनती है और इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों इसमें ज़्यादा होगी। कंपेरेटिवली देखिए सिर्फ क्लोरीन को अगर, तो क्लोरीन में क्या होता है कि दोनों क्लोरीन आइडेंटिकल होते हैं। अब इसको जब आप तोड़ोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है। HCl के मुकाबले में इसकी एनर्जी तकरीबन हाफ के करीब हो जाती है, 242 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि अगर पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसको तोड़ने में बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों ज़्यादा है और जो नॉन पोलर है वो कम देगा। दूसरी चीज़ आ जाती है साइज।
साइज़, यानी कि जो बॉन्डेड एटम दो हो रहे हैं, अगर उनका साइज़ छोटा होता है तो छोटा होने की वजह से उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो भी बढ़ जाती हैं, न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो भी कम से कम होता है। तो इसी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड ऑर्डर है वो ज़्यादा आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिखाई जानी है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन। ये दोनों ही नॉन पोलर हैं, मगर साइज़ के एतबार से देखेंगे तो हाइड्रोजन छोटा होगा, क्लोरीन जो है वो उसके मुकाबले में काफ़ी बड़ा है। तो अब हाइड्रोजन की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है और इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये ज़्यादा बनेगा। वजह क्या होगी, न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो कम होगा। लेकिन क्लोरीन जो है ये इसके मुकाबले में बहुत कम है। इसकी वजह क्या है कि इसका न्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा है। अगली जो बात आ जाती है जो इस चीज़ के ऊपर इफेक्टिव होती है वो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स को मैं भी नेक्स्ट असेसमेंट में भी डिटेल में आपको बताती हूँ, लेकिन किस्सा मुख्तसर आप इतना समझ लीजिए कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको तोड़ना आसान है, डबल को तोड़ना मुश्किल है और ट्रिपल को तोड़ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इसका मतलब वो जो 3 पैरामीटर है ना जो कि आपके बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं, उसमें से सबसे पहली चीज़ होती है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, और तीसरी जो चीज़ होती है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होती है। अब अगर आपको इसको मार्क करना है कि कहाँ से कहाँ करेंगे तो देख लीजिए, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को आप यहाँ से मार्क करेंगे, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल से लेकर आपने क्या करना है, यहाँ तक इसको मार्क कर लेना है बॉन्डेड एटम तक, और इसके नीचे आपने ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इसको इसकी वैल्यू के साथ बता देना है। इसी तरीके से साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स जो है इसको उठाइए, इसको आपने पूरा पूरा लिख देना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दोनों एग्जाम्पल्स आपने दे देनी है। नेक्स्ट है आपके पास प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, तो आप इसको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इसमें लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगले वाला जो आपके पास असेसमेंट है इसमें भी इसी बात को डिटेल में बताना है। अब नेक्स्ट असेसमेंट जो है वो क्या है आपके पास, इसने पूछा है कि बॉन्ड एनर्जी मल्टीपल बॉन्ड में ज़्यादा क्यों होती है और सिंगल बॉन्ड में कम क्यों होती है। तो स्टूडेंट पहले तो उसको मार्क कर लीजिए, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक लिखना है आपको। अब किस्सा मुख्तसर आपको बता देती हूँ कि देखें, जब बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा तब एनर्जी देखिए, डबल बॉन्ड होगा तो उससे ज़्यादा हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो उससे भी ज़्यादा हो जाती है। इस बात को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता चला जाएगा तो उसको जो तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगी। तो सबसे कम एनर्जी आप सिंगल बॉन्ड में इस्तेमाल करेंगे तोड़ने के लिए, और सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको ट्रिपल बॉन्ड में लगानी पड़ेगी ताकि वो ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको मार्क कर लेंगे। ये सेल्फ असेसमेंट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूँ मैं। पेज नंबर 69 पर आ जाएंगे आप। इस सेल्फ असेसमेंट में आपसे एक कंपैरिजन जो है ना वो पूछा जा रहा है सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड का, और नंबर 2 जो है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। मगर ये कंपैरिजन किस सेंस में है, अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो किस्सा मुख्तसर स्टूडेंट्स में आपको एक बात बताती चलूँ कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का जो डिफरेंस है मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया, वहाँ से देख लीजिएगा। इन शॉर्ट आपको ये बता दूँ कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रेंथ के एतबार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड जो वो स्ट्रेंथ के एतबार से कम होता है। इसकी वजह क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड जो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, और पाई बॉन्ड जो है वो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन बॉन्डिंग की वजह से बनता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो क्लाउड होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। मज़ीद आप वीडियो का जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसमें चेक कर लीजिएगा, उसमें डिटेल में समझाया है मैंने। नेक्स्ट जो बात है यह है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। तो जहन में रखिएगा कि पोलर जो मॉलिक्यूल होता है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि इसमें प्लस और माइनस पोल होते हैं। इसी वजह से इसको डिसोसिएट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जबकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ये एक जैसे एटम्स की वजह से बनते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन रहा है या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है या ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का बन रहा है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल में क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज नहीं होते बल्कि दो एटम्स आपस में क्लोज होते हैं और एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो इसी वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पोलर के मुकाबले में कम होगी। यानी अगर आप कंक्लूजन करेंगे तो पोलर की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। लास्ट सेल्फ असेसमेंट की तरफ बढ़ रही हूँ मैं, इसको तवज्जो से देख लीजिएगा। इसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जिसका डायपोल मोमेंट है। तो फौरन से इसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 70 पर आ जाओ सीधा। सेल्फ असेसमेंट में ये आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव डायपोल मोमेंट, इन ईच केस गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। यानी हर केस के हवाले से ना मैंने आपको बताना है कि इसमें से किसका डायपोल मोमेंट हो सकता है। सबसे पहले देखिएगा CH-Cl3। डायपोल मोमेंट के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी होती है वो क्या होती है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो पोलर होना चाहिए और उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो उस तरीके से एडजस्ट हो
कि उसमें कुछ ना कुछ डाइपोल जो है वो आ रहा होता है, यानी कुछ स्ट्रेन होना चाहिए। तो टेट्राहेड्रल है ये CH-Cl3, इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं आएगा, इसका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। दूसरा स्ट्रक्चर है SCl2, ये बिल्कुल लीनियर हो जाएगा। लीनियर का मतलब क्या होगा कि सेंटर में S होगा, दो तरफ क्लोरीन आ जाएंगे, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें। इसी तरीके से इस पर आ जाइए, वाटर को मैंने भी स्किप किया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड को पहले देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर भी लीनियर हो जाएगा, जिसमें सेंटर में कार्बन होगा, दोनों तरफ 2 ऑक्सीजन होंगे, और क्या होगा, ये स्ट्रक्चर भी लीनियर हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो इस पर भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। अब आते हैं उस पार्ट की तरफ जिसका डाइपोल मोमेंट है, एंड दैट इज़ द वाटर। वाटर के स्ट्रक्चर में बीच में वैसे तो ऑक्सीजन होता है, दो तरफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे जो बिल्कुल इसके बैक पेज पर है, पेज नंबर 69 पर आपको मिल जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा एंगुलर होगा। एंगुलर से मुराद मेरी क्या है कि अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन एक तरफ होगा और दो तरफ इस तरीके से हाइड्रोजन इस ऐसे अटैच होंगे कि एक एंगुलर सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसकी वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। मोर एवर होता क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो इसकी वजह से भी 2 प्रॉपर पोल बन जाते हैं। और इस वाले स्ट्रक्चर का जो डाइपोल मोमेंट है ये होता है, जो कैलकुलेट करने पे तकरीबन 1.85 डी बाई आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको जो इस स्ट्रक्चर में डाइपोल मोमेंट आपने डिस्कवर किया है, दैट इज़ ओनली द वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है, SCl2 लीनियर है, CH-Cl3 टेट्राहेड्रल है, इनमें बिल्कुल भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो आई होप सो कि तमाम सेल्फ असेसमेंट जो है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई बात रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और इसके साथ साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।